नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय और मेरे साथ मौजूद हैं सृष्टिका गर्ग। छोटी सी उम्र में तमाम बड़ी उपलब्धियां इनके नाम हैं और इसी के साथ साथ ये खबर तमाम अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए और ख़ासकर उन बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं। इन्होंने छोटी सी उम्र में एचटेट, सीटेट, एमए, बीएड तमाम उपलब्धियां हासिल कर ली हैं और इसी के साथ साथ महज 17 साल की उम्र में अभी पीएचडी में इनरोल करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो पहले तो मैं तमाम उपलब्धियों के बारे में तो जानूंगा ही, मगर पहले आप करंटली अभी में क्या कर रहे हैं एज ए प्रेजेंट? सर प्रेजेंट मैं एवरग्रीन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज अ सीनियर कोऑर्डिनेटर वर्क कर रही हूँ। क्वालिफिकेशन मेरी प्रिंसिपल वाली है बट एज बार है अभी ना, मैं 17 की हूँ अभी, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ ऑफिशियली। और अभी स्टडी में मैं पीएचडी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, उपलब्धियां जो है मतलब आपको तमाम पुरस्कार भी मिले हैं। पहले मैं पुरस्कारों को जानना चाहूँगा, क्या क्या मिले हैं? सब मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था 14 नवंबर 2014 को, कैथल के डीसी श्री एन.के. सोलंकी जी ने दिया था। उसके बाद 26 जनवरी 2015 को हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सम्मानित किया था। इसके अलावा पूरे हरियाणा के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम में, अभी वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं श्रीमती स्मृति ईरानी, उनसे भी मीटअप हुआ था। राष्ट्रपति जी ने बधाई संदेश भेजा था। और हरियाणा के स्टेट मिनिस्टर हैं श्री कृष्ण बेदी, आजकल वो सीएम जी के पीए हैं, और उन्होंने भी किया था सम्मानित। श्री अनिल विज है होम मिनिस्टर, कविता जैन है कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसी काफ़ी उन्हें किया है सम्मानित। अच्छा, आपकी एकेडमिक की मैं बात करूँ, आपने बताया बीएड, एमए, एक बार थोड़ा सा इनको बताइए आपने किस सन में किस किस तरीके से क्या किया? सर मेरा बर्थ 3 मई 2005 का है। 2015 में मेरी 9 की एज में 10th हुई। मेरा बर्थ मई का है, मार्च में मैंने एग्ज़ाम दे दिए थे ना, तो इसलिए 9 की एज में मेरी 10th हो गई थी। अच्छा। इसके बाद 2017 में मेरी 11 की एज में 12th हो गई थी। अच्छा। 2019 में मेरी 13 की एज में डीएलएड हुई। 2020 में लॉकडाउन था जब, तब मेरी 14 की एज में बीए हो गई थी। और 2022 के अंदर अभी मेरी लास्ट ईयर ही एमए इंग्लिश कंप्लीट हुई है और साथ में बीएड हुई है। एचटेट मेरे तीनों क्वालिफाई हो गए थे दिसंबर 2022 में इन एज ऑफ 17। इसके अलावा 16 की एज में मेरे सीटेट क्लियर हुए थे, दोनों फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गए थे। और इसी बेस पे मुझे पावरफुल वुमेन ऑफ हरियाणा अवार्ड भी मिला था 2022 में। मैंने ये भी सुना है कि आपने एक साल में 2 क्लासेस भी कर ली हैं। कौन कौन सी क्लासेस थी वो? सर शुरू में नर्सरी केजी जैसे इकट्ठी हुई है, फिर फर्स्ट अलग हुई है, सेकंड भी अलग हुई है, थर्ड फोर्थ इकट्ठी हुई है, फिफ्थ सिक्स्थ फिर इकट्ठी हुई है, ऐसे 8 तक हुआ है। उसके बाद फिर मैंने हर क्लास को 1 साल दिया है। अच्छा, इतनी जल्दी करने का क्या कारण है? मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर टाइम दे के हर चीज़ को करा जाए? नहीं सर, इसकी इंस्पिरेशन मेरे फादर रहे हैं। मेरे फादर एमफिल हैं फिज़िक्स में, तो वो अपने ब्लॉक में एमफिल करने वाले पहले पर्सन थे। अच्छा। उस टाइम में एजुकेशन इतना मैटर नहीं करती थी, 1982-83 में उन्होंने कर ली थी। तो वो चाहते थे कि हम शुरू से ही कुछ यूनिक करें, कुछ अलग करें। सो दैट्स वाई उनकी इंस्पिरेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। अच्छा, अभी आपका क्या शेड्यूल रहता है? कितने बजे उठते हैं और क्या क्या करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं? सर मॉर्निंग मतलब ये डिपेंड करता है कि अगर रात को जल्दी सो गई हो तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। मतलब ये है कि कम से कम 3-4 घंटे पढ़ाई को देने होते हैं दिन में। तो मॉर्निंग मेरी सुबह 7 बजे से मानते हैं, 7 बजे स्कूल के लिए प्रिपेयर वगैरह होकर स्कूल आ जाते हैं। फिर अब दोपहर को जाके खाना वगैरह खाते हैं, फिर छोटे भाई बहन उनके साथ खेलना हो जाता है, उनको होमवर्क कराना हो जाता है। उसके बाद फिर डिनर वगैरह करने के बाद जब घर वाले सो जाते हैं फिर मेरी पढ़ाई होती है। कई बार थकावट हो जाती है तो सो जाती हूँ, फिर जल्दी उठ जाती हूँ। आप स्कूल में भी थोड़ा सहयोग करते हैं अपने फादर का, क्या कुछ किस तरीके का रहता है वो? सर मेरा कोऑर्डिनेशन का रहता है मोस्टली। कई बार कोई टीचर एब्सेंट हुआ तो क्लास ले ली। अच्छा। अदरवाइज टीचर्स के ऊपर गाइडेंस रहती है कि इसको ये करना है, इस टाइम अब हम आगे क्या प्लानिंग करें, क्या नया करें स्कूल में। अच्छा। इस रिगार्डिंग क्या पढ़ाना अच्छा लगता है? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर, मेरे ख्याल से पीएचडी भी आप इसी में इनरोल करने की इच्छुक हैं। ठीक है। स्कूल में जब आप पढ़ती थी या अभी भी मैं मानूँ, आपकी प्रेरणा क्या है? किससे आपको ये मोटिवेशन मिलती है? मेरे फादर से ही। अच्छा जी, मेरे फादर उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है। वो उनके मतलब बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। मेरे दादा दादी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो एमफिल तक पहुँचे, तो वो चाहते हैं कि उनका आगे मैं हूँ। वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे बट सिचुएशंस ऐसी नहीं थी कि वो आईएएस बन पाए। तो उन्होंने आईएएस का ड्रीम ये करके गिव अप किया था कि मैं आईएएस नहीं बना बट मैं आईएएस का पापा ज़रूर बनूंगा। अच्छा। तो वो अपना सपना मुझ में देखते हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उनका सपना पूरा करूँ। बनना क्या चाहती हैं आप? यही आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर, इसके लिए मेरे ख्याल से अभी से आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है? नहीं सर।
और अभी मैं बर्नआउट नहीं होना चाहती, उसके लिए 1-1.5 साल इनफ है प्रिपरेशन के लिए, और 1 साल एग्ज़ाम चलते हैं, यानी 2-2.5 साल मांगते हैं, और एज उसके लिए कम से कम 21 चाहिए। अच्छा, तो मेरी एज अभी 17 है, तो मेरा है कि मैं 20 की एज में प्रिपरेशन शुरू करूँगी। सृष्टि का कभी मेंटली प्रेशर भी फेस करती हैं अपनी लाइफ में? सर चलता रहता है, मेंटली क्या फिजिकली भी चलता रहता है, प्रेशर तो अप डाउन चलते रहता है, बट पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, क्योंकि इतनी सारी जब चीज़ें कर ली हैं आपको, तो विदाउट प्रेशर तो होगा नहीं, तो कैसे मेंटेन करती हैं इस चीज़ को आप? सब फिर ना अपने जैसे और बहुत दिख जाते हैं, जो एटलीस्ट हमारा घर है खुद का, हम एक अच्छे स्टैंड पे बैठे हैं ना, तो कई होते हैं जो हमसे भी लो लेवल के होते हैं, जब उनको देखते हैं ना कि चलो इससे तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, तो फिर ऐसे लोगों को देख के खुद खुश होना पड़ता है। अच्छा, आप यहाँ की सराउंडिंग्स को भी देखती हैं, सोसाइटीज़ को भी देखती हैं, जो ज़्यादातर कल्चर अभी चला हुआ है कि लोग फ़ॉरेन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा समस्या है। इस तरीके से भी आपको देखते हैं, आपको नहीं लगता है ये चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ सकती हैं? सर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है सर, रोज़गार है, करने वाले नहीं हैं। वर्कर्स की बड़ी दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो काम तो बहुत है। मेरे पास तो बड़े ऑफर्स आ रहे हैं सर जॉब्स के, बट अभी मेरा एज 12 मुझे रोक रहा है। फ़ॉरेन का ये है सर कि फ़ॉरेन की वैल्यू है करेंसी की ना, जो अगर वहाँ का 1 रुपया, वहाँ की $1 लगा लो, यहाँ की काफ़ी रुपयों में मैटर करता है, लेकिन वहाँ मेहनत बहुत है, स्ट्रगल बहुत है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी माइंडसेट ये है कि हम उतना पैसा या उससे ज़्यादा पैसा यहाँ कमा सकते हैं अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है तो इसी चक्कर में मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करना भी नहीं चाहती हूँ बिफोर 21, क्योंकि हम अपना खुद का सेटअप करके काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं, स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा, एजुकेशन के बारे में क्या सोचना है आपकी? हमारे यहाँ की हर एजुकेशन, जो इंडिया की एजुकेशन है, सही है, रोज़गार उन्मुख है, या उसमें कुछ बदलाव अभी अपेक्षित हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जो करती है काफ़ी सोच समझ के करती है, और मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट जॉब्स निकालती है, हाँ कुछ हो जाता है कि भर्ती अटक जाती है, जैसे 2015 की अटकी हुई है टीचर्स की, मुझे तो एजुकेशन का ही ज़्यादा पता है, तो वो तो अटकी रहती है। वो सब चीज़ें हैं कि हमारा थोड़ा जस्टिस लेट आता है, अदरवाइज़ एजुकेशन में कोई कमी नहीं है। अगर हम NCERTs को डीप तरीके से पढ़ाने वाले होने चाहिए, अप्लाई करने वाले होने चाहिए, एजुकेशन तो बहुत बढ़िया है। सृष्टिका के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है? रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन आपके अकॉर्डिंग? ऑल ओवर डेवलपमेंट। अच्छा। अगर हम NCERT उठाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ चैप्टर नहीं होता है, अगर हम उसको डीप पढ़े ना, वो हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड होता है, वो हमें बहुत सारी मॉरल वैल्यूज सिखाता है। अब हमारे स्कूल में क्या है, हम बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, सिलेबस क्या होता है, सभी A to Z कराते हैं, 1 to 100 कराते हैं, अनार कराते हैं। मैटर करता है कि हम उसको पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चा इंटरेस्ट ले उसमें। अच्छा। हम वर्कशॉप्स लगाते हैं कि बच्चों जूते के फीते कैसे बंद करने हैं, इन चीज़ों की वर्कशॉप्स होती है। घर जाके अपने कपड़े कैसे तय करके रखने हैं, हर चीज़ की वर्कशॉप। जो स्कूल एजुकेशन ये है कि बच्चा पूरा अपना स्टैंड लेने लायक हो जाए, कामयाब हो जाए। सिर्फ रट्टे मार के क्वेश्चंस करना इज़ नॉट इनफ। अच्छा, आप एकेडमिक में तो अच्छी हैं, मगर अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरी और चीज़ें हैं। कल्चरल एक्टिविटी में आप कैसी हैं? स्पोर्ट्स में आप कैसी हैं? क्या वहाँ भी रुचि है? और पॉलिटिकल चीज़ों को कैसे देखते हैं? सर स्पोर्ट्स में तो मैं वीक हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा। पर मेरे को बैडमिंटन खेलना काफ़ी अच्छा लगता है, और आई वांट कि मेरा ब्रदर और मेरी सिस्टर स्पोर्ट्स में जाएं। तो इसके अलावा जो पॉलिटिक्स है सर, पॉलिटिकल तो मैंने कभी पढ़ी नहीं। मेरे पास आर्ट्स थी तो मैंने पॉलिटिकल ली नहीं, क्योंकि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा शार्प माइंड चाहिए होता है पॉलिटिक्स के लिए तो ना। और जो कर रहे हैं ये पॉलिटिशियंस, अब अगर वैसे ऑफ कैमरा बात करें हम, वो ये है कि एक IAS है, वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, और उसको एक ऐसे पॉलिटिकल बंदे की बात माननी पड़ती है जो शायद इतना पढ़ा लिखा ना हो। तो पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं इन चीज़ों में। तो पॉलिटिक्स अपनी जगह है, अगर हम अपने लिए कैपेबल है तो कोई पॉलिटिक्स कोई चीज़ हमें रोक ही नहीं सकती, कोई प्रेशर हमें रोक नहीं सकता। कल्चरल चीज़ें आप किस तरीके से, क्या उनमें भी हिस्सा लेती हैं? सर मैं स्कूल टाइम में करती होती थी डांस वगैरह में पार्टिसिपेट, मैंने काफ़ी प्राइज़ वगैरह भी जीते हैं। अच्छा। इसके अलावा डिक्लेमेशन में भी मेरा अच्छा है, और पॉडकास्ट जो होते हैं हम ऑडियो रिकॉर्ड करके जो भेजते हैं, उस कंपटीशन में मुझे पूरे इंडिया में से एक ही बच्चा सेलेक्ट होना था। अच्छा। और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। वियतनाम हमें बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वर्ल्ड लेवल की डिबेट थी। तो ठीक ठाक है कल्चरल भी मेरा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य को लेकर। मेरे साथ सृष्टिका गर्ग थी। आपको ये पूरा का पूरा इंटरव्यू कैसा लगा, और आप मानते हैं कि इससे आपको कुछ प्रेरणा मिली है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।